Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 27th of July 2020, Monday. Inspiration of the day is every champion was once a contender that refused to give up. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Mistry family to raise 4,000 crore reduce debt. The billionaire family is in talk with the several investors in order to raise approximately 4,000 crore by selling its part into Sterling and Wilson Solar. And why Mistry family is going to sell its part into Sterling and Wilson? In order to raise debt against Tata Sons and to repay its other debt. So currently, Mistry family is in talk with the Canadian financial powerhouse, that is Brookfield, and the proceeds of funds raised will be used to reduce the group's debt and repay dues to SWSL. So Sterling and Wilson Solar के apart from Mistry family, there are other also investors that have investment into Sterling and Wilson Solar. तो देख लेते हैं Mistry family का actually कितना शेयर है या स्टेक है SWS कंपनी में. तो जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है दैट बिलोंग्स टू, और जो मेजॉरिटी स्टेक है दैट बिलोंग्स टू सप्रूजी एंड कंपनी. 50% की शेयर होल्डिंग या स्टेक होल्डिंग हम कह सकते हैं सप्रूजी की है. 25.7% दारूवाला का इन्वेस्टमेंट है. अगर हम मिस्ट्री फैमिली का देखें इन्वेस्टमेंट, साइरस की या चाहे वो पेलोन सपूर हो, उन दोनों का ही इन्वेस्टमेंट मिलाकर 1% का इन्वेस्टमेंट है, 0.5 each. Apart from these three investors, company also has investment from retail, mutual funds, insurance, FFIs and other investors as well. तो institutional investment भी है. तो बहुत ज़्यादा investment नहीं है मिस्ट्री फैमिली का into SWS कंपनी में. तो अब इस 1% के स्टेक को भी मिस्ट्री फैमिली सेल आउट करने जा रही है in order to repay its all debt and dues. स्टेक सेलिंग से पहले भी कंपनी ने कंसीडर किया था कि अपने कुछ ऐसे एसेट जो इंडिया में बेसिकली लैंड जो एक्वायर कर रखी है इस ग्रुप ने, उस लैंड को सेल आउट करके सारे ड्यूज पे कर दिए जाए रादर देन गोइंग टू सेल इट स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर स्टेक. बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जो लैंड के जो रेट हैं वो अप्रोप्रिएट रेट नहीं लगे थे, वैल्यूएशन वॉज वेरी निगेटिव, दैट इज वाई द लैंड सेल हैज़ बीन पोस्टपोन्ड. तो कैश क्रंच की कंडीशन से बहुत सारे ड्यूज है जो मिस्ट्री फैमिलीज में नंबर ऑफ कंपनीज में ड्यू है. उस ड्यू को रीपे करने के लिए, उस डेट को रीपे करने के लिए मिस्ट्री एंटिटीज इज नाउ गोइंग टू सेल इट स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर स्टेक. तो अगर हम पूरा टाइमलाइन देखें तो टाइमलाइन बेसिकली क्या था, मिस्ट्री एंटिटीज फेल टू पे इट्स ड्यूज और डेट टू SWSL company on June 30. Later, they decided to sell their land parcel into India in order to pay all its dues, but because of the COVID-19 low valuation stage, company has delayed this land selling process. Later, SWSL board has asked Mistry firm to provide additional security against the loans that they have taken from the firm. So, in order to repay its loan or to provide additional security against the loan that Mistry family has taken from SWSL, investor family has decided to sell its stake. But currently 71% fall into SWSL shares since listing added to Mistry woes. तो अब SWSL के जो शेयर प्राइजेस हैं वो भी फॉल कर गए, उसकी वजह से अब एडिशनल बर्डन आ रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टेक अपना सेल भी करेंगे मिस्ट्री फैमिली, उससे भी इतना फंड रेज शायद ना हो पाए जितना कि टारगेटेड है. हालांकि आगे आने वाले कुछ वीक्स में हम देखेंगे असेट सेल एंड स्टेक सेल बाय मिस्ट्री फर्म्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. Sun Pharma and Top Excess seek SEBI's consent settlement. ड्रग मेकर कंपनी सन फार्मास्यूटिकल पर एक केस चल रहा है. बेसिकली आप कह सकते हैं सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड सेबी हैज इन्वोक दैट इन्वेस्टिगेशन इन February 2020. में ये इन्वेस्टिगेशन सेबी ने इन्वोक किया था. किस लिए किया था?
इस न्यूज़ को समझने से पहले थोड़ा ये समझना ज़रूरी है कि बेसिकली केस क्या चल रहा था सन फार्मास्यूटिकल में। फरवरी 2020 में सेबी ने ये पाया कि सन फार्मास्यूटिकल ने वॉयलेट किया है डिस्क्लोजर नॉर्म्स को, लिस्टिंग नॉर्म्स को। कैसे वॉयलेट किया है? सन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना जो ट्रांजैक्शन था एक आदित्य मेडिसेल कंपनी से, उस ट्रांजैक्शन को रिवील नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया एज पर द डिस्क्लोजर नॉर्म। और मोर स्पेसिफिकली ये अगर डिस्क्लोजर नहीं हुआ तो भी ये इशू इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि अगर ओनरशिप स्ट्रक्चर देखा जाए तो आदित्य मेडिसेल कंपनी इज ओन्ड बाय वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ सन फार्मा कंपनी। तो सन फार्मा कंपनी के ही प्रमोटर की एक कंपनी है जिसे आदित्य मेडिसेल कहते हैं। उस कंपनी के साथ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था जिसको सन फार्मास्यूटिकल ने डिस्क्लोजर और लिस्टिंग नॉर्म्स के तहत डिस्क्लोज नहीं किया, और इसी के लिए फरवरी 2020 में सेबी ने सन फार्मास्यूटिकल के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इन्वोक किया और ये कहा गया कि अप्रॉक्सीमेटली 42,000 करोड़ का फंड जो है वो सन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने या उनके डायरेक्टर्स ने मिस अप्रोप्रिएट किया है। तो दिस वाज अगेंस्ट द कॉरपोरेट गवर्नेंस। किसी भी कंपनी के जितने भी डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस होती, नॉर्म्स, उसके तहत कंपनी को सारे अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मोर स्पेसिफिकली जो उनके डायरेक्टर की कंपनी या कोई एनी सिस्टर कंसर्न है, वो सब डिस्क्लोज करने पड़ते हैं एज पर द डिस्क्लोजर नॉर्म। डिस्क्लोजर नॉर्म्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सारी लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, दे कैन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो भी, कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है, कंपनी किस तरीके से खर्च कर रही है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंपनी के फ्यूचर प्लान पॉलिसीज़ क्या हैं, कौन से एसेट्स खरीद रही है, कौन से एसेट्स सेल आउट हो रहे हैं, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज प्रॉपरली ऑन वेरियस स्टेज। एनुअली जो डिस्क्लोजर होता है वो एनुअल रिपोर्ट्स में किया था, बट बिफोर लिस्टिंग एंड बिफोर सो मेनी अदर प्रोसेस सम डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड बाय कंपनी। सो सन फार्मास्यूटिकल वाज फाउंड गिल्टी एट प्राइमा फेसी and SEBI has launched the investigation against Sun Pharma in February 2020। तो आज की न्यूज़ में क्या है? आज की न्यूज़ में ये है कि सन फार्मास्यूटिकल के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें 10% डायरेक्टर्स ने अप्रॉक्सीमेटली कंसेंट प्ली फाइल करी है बिफोर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंसेंट प्ली क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में एक प्रोविजन है कि अगर सेबी किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन या प्रॉबिंग चल रही है किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट, अगर वो एंटिटी चाहे या वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उस इन्वेस्टिगेशन के पहले ही या इन्वेस्टिगेशन के ख़त्म होने से पहले ही मिडिल में ही कंसेंट प्लिया फाइल करके आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकती है। इस केस में फर्म को कोई भी एलिगेशन एक्सेप्ट भी नहीं करने पड़ते, रिजेक्ट भी नहीं करने पड़ते। एलिगेशन एक्सेप्टेंस की ना ही रिजेक्शन की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन या जो एंटिटी है उसको ये लग रहा है कि वो कंसेंट प्लिया फाइल करके इस पर्टिकुलर मैटर को रिजॉल्व कर सकती है तो वो उनके डायरेक्टर प्रमोटर्स कंसेंट प्लिया फाइल करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। एंड इट इज टोटल द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सेबी। सेबी की टोटल डिस्क्रिशनरी पावर है कि सेबी उस कंसेंट प्लिया को इंटरटेन करे या ना करे। तो आज की न्यूज़ में कहा गया है कि ड्रग मेकर सन फार्मास्यूटिकल के जो की मैनेजरियल स्टाफ हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने सेबी के में कंसेंट प्लिया फाइल की है for this case or for this investigation that were going against the drug maker Sun Pharmaceutical Company for alleged violation of disclosure norms involving its key distributor and subsidiary Aditya Medisales। तो कंसेंट प्लिया जो फाइल करी है एटलीस्ट 10 डायरेक्टर्स ने फाइल करी एज पर द पर्सन अवेयर विद द मैटर एंड इट इज नाउ अप टू द सेबी दैट व्हाट डिसीजन सेबी विल टेक। तो अब इस न्यूज़ में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेबी। कई सारे स्टूडेंट मुझसे
ये रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि मैम कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल के बारे में, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पेशली फाइनेंशियल वंस, तो उनके बारे में उन पर आप एक पीपीटी बना दीजिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम हर न्यूज़ में अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिक्र होता है या उसकी बात आती है तो हम एक न्यूज़ लेक्चर में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज की न्यूज़ में हम सेबी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सेबी एंड व्हाट SEBI are supposed to do and what is the basic mandate of SEBI and how actually SEBI functions. तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। बेसिकली SEBI stands for the Securities and Exchange Board of India and it was established on April 12, 1992 according to the provision of Security and Exchange Board of India Act 1992। तो क्या 1992 से पहले कोई कैपिटल मार्केट रेगुलेटर नहीं था? क्योंकि सेबी हम सभी पढ़ते रहते हैं, सेबी इज द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। बेसिकली सेबी का अगर फंक्शन क्या है, तो सेबी के प्रियम्बल के अकॉर्डिंग द बेसिक फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज टू protect the interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate the security markets and for matter connected therewith or incidental thereto। तो बेसिकली अगर हम इसका क्रक्स निकालना चाहें तो सेबी का एक और होल सोल फंक्शन सेबी का है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जिससे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस ना चलें, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट सिक्योर रह सकें। ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो किसी भी कंपनी के जो रियल ओनर्स होते हैं वो CEO या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते। द रियल ओनर ऑफ द एनी कंपनी इज द शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। और किसी भी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलकर के एक कंपनी को नहीं चला सकते। अगर 1000-2000 शेयर होल्डर्स भी हैं तो वो भी मिलकर एक कंपनी को नहीं चला पाएंगे। इसीलिए शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं इनटू जनरल मीटिंग और कंपनी। तो अगर कोई भी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर या फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर ना हो या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रूल्स रेगुलेशंस ना हो, डिस्क्लोजर नॉर्म्स ना हो, तो क्या होगा? जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, CEOs हो गए, MDs हो गए, दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ये भूल जाएंगे कि इनको रिप्रेजेंट किया गया है कंपनी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन देयर फॉर देयर ओन बेनिफिट, जैसा कि हमने कई सारे स्कैम्स में ऑलरेडी देखा है, चाहे वो येस बैंक हो, चाहे वो सत्यम का केस हो, और चाहे वो कोई चिट फंड कंपनीज का केस हो। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, जो अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप मैनेजरियल प्रोफेशनल्स होते हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स रादर देन थिंकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और द शेयर होल्डर्स। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी करप्ट पॉलिसीज़ को या करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, हेल्दी फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करने के लिए बेसिकली सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये ना हो, सेबी ना हो या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना किया जाए बाय डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तो कंपनीज को फंड रेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में किसी भी फॉर्म में, ना ही शेयर के फॉर्म में, ना ही डिबेंचर के फॉर्म में, ना ही बॉन्ड के फॉर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट देना नहीं चाहेगा। डेफिनेटली अगर आपका पैसा सेव नहीं है, आपने किसी कंपनी को लोन दिया है, शेयर दिया और आपका पैसा सेव नहीं है, देन वाई आपको पता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी के, जो काम कर रहे हैं उस कंपनी में फंक्शनिंग कर रहे हैं, वो आपका पैसा मिस अप्रोप्रिएट करेंगे, कहीं उसको सिफन ऑफ कर देंगे, देन वाई द इन्वेस्टर विल गिव देयर हार्ड अर्न मनी टू द कंपनीज। तो इन्वेस्टमेंट जो फंड रेजिंग की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू secure the interest of investor in order to have the good financial market and business environment। बेसिकली सेबी का यही काम होता है कि किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, उनके साथ कोई भी ऐसा चीट या करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो।
तो क्या 1992 से पहले कोई ऐसे सेबी 1992 में आई? ऐसा तो नहीं कि 1992 में ही हमारी फाइनेंशियल मार्केट थी, इससे पहले भी थी। तो सेबी के पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा या कोई इंडिविजुअल होगा जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की तरह काम करता होगा? यस, डेफिनेटली था। सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ये एक अथॉरिटी होती थी जो बेसिकली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती थी अंडर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। तो सेबी से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती थी। लेटर ऑन अप्रैल 1988 सेबी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1998 में सेबी को लाया गया, बट कोई स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में नहीं, बाय पासिंग द रिजोल्यूशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसके तहत सेबी को अपॉइंट किया एज अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर और सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया। इस ड्यूरेशन तक सेबी वॉज नो स्टैट्यूटरी बॉडी, सेबी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, सेबी के पास कोई भी स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी। It was merely a government body that was actually constituted by resolution of Government of India. Later on in 1992, Security and Exchange Board of India Act was passed and SEBI has been given the status of statutory body. और फिर SEBI को बहुत सारी स्टैट्यूटरी पावर भी असाइन हो गई। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है? बेसिकली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको एक लॉ के तहत फॉर्म किया गया हो, जो पर्टिकुलर लॉ से अपनी पावर ड्राइव करती हो। आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी सुना होगा स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो सेबी इस स्टैट्यूटरी बॉडी कई बार इसे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसे ही रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसी बॉडी जो कि अपनी पावर एक स्टैट्यूट से ड्रॉ करती है। स्टैट्यूट मीन्स एक लॉ से। कौन सा लॉ? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी किसे ड्रॉ करती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट से सेबी अपनी पावर ड्रॉ करती है। दैट इज वाई सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बेसिकली सेबी में एक सेबी बोर्ड होता है जिसमें एक चेयरमैन होता है और उस चेयरमैन के अलावा कई सारे होल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं। सेबी टाइम टू टाइम डिफरेंट एडवाइजरी कमेटीज और डिफरेंट कमेटीज के थ्रू भी फंक्शन करती है। बहुत सारे, अगर आप सेबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारी कमेटीज सेबी ने टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट करी एज पर द प्रेसिंग नीड ऑफ द टाइम। उस समय जिस तरह की ज़रूरत चल रही होती है, जिस तरह का इशू प्रिवेल कर रहा होता है, उस पर स्टडी करने के लिए सेबी कई तरीके से कमेटी फॉर्म करते हैं। कमेटी के बिहाफ पर, कमेटी की तरह से कमेटी फॉर्म करके काम करते हैं, जैसे बोल सकते हैं कमेटीज़ के थ्रू से भी कई सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म करती है। रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2020 में आप बोल सकते हैं करंट ईयर जनवरी से लेकर के अभी तक सेबी ने इतनी बॉडीज को फॉर्मुलेट किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है। मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड, म्यूनिसिपल बॉन्ड डेवलपमेंट कमेटी, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी। तो जनवरी से लेकर जून तक ये 4 कमेटीज सेबी ने 2020 में कॉन्स्टिट्यूट करी हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज द म्यूचुअल फंड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। तो जो समय की प्रेसिंग नीड्स है, जैसे कि हम सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, तो उसके लिए भी रिसेंटली सेबी ने मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स बॉडी और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, जो कि बेसिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में के कंडीशंस को, करंट चैलेंजेस को एनालाइज करेगी और सेबी को कई सारे रिकमेंडेशन देगी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिवाइवल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इस तरीके से सेबी जो है वो कमेटी बना करके काम करती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि 4 रीजनल ऑफिसेज सेबी के कहाँ हैं। तो ये सेबी के जनरल इंट्रोडक्शन था। अब सेबी ने जो बेसिकली सन फार्मा के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन या प्रॉबिंग इन्वोक करी थी वो क्या थी? सेबी एक्ट में अंडर सेक्शन 15 सेबी ने सन फार्मा के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रॉब किया था। सेक्शन 15 में सेबी को पावर मिलती है कि वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल एडजुडिकेशन स्टार्ट कर सके किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट, अगर प्राइमा फेसी सेबी को ये लगता है कि वो एंटिटी इन्वॉल्व थी किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में, जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को
नुकसान हुआ है। तो उस केस में सेबी ने सन फार्मा के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। जो रॉन्ग डूअर कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनी जिनके अगेंस्ट एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स चल रही थी, विद इन 2 मंथ वो कंसेंट प्लिया फाइल कर सकती हैं सेबी में फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द मैटर और सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सेक्शन 15 के तहत अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता तो सेबी जब भी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके बेसिकली इसमें फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ ही लगाती है, और वो फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, लार्ज फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ होती हैं। तो उस फाइनेंशियल पेनाल्टीज से बचने के लिए कई बार जो कंपनीज होती है, रॉन्ग डूअर कंपनीज होती हैं, वो कंसेंट प्लिया फाइल कर देती हैं और कम अमाउंट में सेटलमेंट कर लेती हैं। तो यही सन फार्मा ने किया है, कंसेंट प्लिया फाइल कर दिया। 10 डायरेक्टर्स ने, टॉप मैनेजर स्टाफ ने कंसेंट प्लिया फाइल कर दी है। एंड इट इज टोटली द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सेबी वेदर द सेबी विल एक्सेप्ट दैट प्लिया और नॉट। तो अब इस पे सेबी का आगे डिसीजन होगा कि सेबी किस तरीके से कंसेंट प्लिया को कंसीडर करती है या नहीं करती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2। गूगल सर्चेस इट्स वे इनटू डिजिटल लेंडिंग स्पेस। So now Google is going to enter into digital lending space. TechGiant Google has started the process of forming partnership with number of fintech companies or fintech firms in order to enter into digital lending space. और इसी प्रोसेस में बैंगलोर बेस्ड जो कंपनी है जस्ट मनी, उसने गूगल के जी पे से इंटीग्रेशन कर दिया है इन ऑर्डर टू ऑफर क्रेडिट टू कंज्यूमर इनटू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अब कंपनीज जो कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उन सब के पास अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। Now companies are using those digital platforms for digital lending, जिसमें गूगल ही नहीं कई सारी और कंपनीज ने भी डिजिटल लेंडिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। करंटली गूगल ने जस्ट मनी जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है उससे इंटीग्रेशन किया है एंड जस्ट मनी हैज स्टार्टेड लेंडिंग और ऑफरिंग क्रेडिट टू इट्स कंज्यूमर थ्रू जी पे डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो नया फीचर ऐड हुआ है उस फीचर के तहत जो कस्टमर हैं जी पे के, गूगल पे के या जस्ट मनी के, दे कैन डायरेक्टली बोरो फ्रॉम द जी पे और जस्ट मनी। एंड विद दिस इंटीग्रेशन completed, जस्ट मनी इज बिकम द फर्स्ट डिजिटल लेंडर टू इनेबल द साइन अप विद गूगल पे और जी पे। एंड apart from that, just money EMI can soon be availed by the GPay's 3,000 merchant। जो गूगल पे के जो 3,000 मर्चेंट हैं दे कैन नाउ अवेल द EMI फैसिलिटी बाय जस्ट मनी एज वेल। तो ये तो बात हो गई गूगल की। अपार्ट फ्रॉम दिस, नंबर ऑफ अदर कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज आर ऑल्सो trying their hands into digital lending market that is actually going to represent $1 trillion opportunity into next 5 year। तो डिजिटल लेंडिंग स्पेस जो है, जो डिजिटल लेंडिंग मार्केट है, ये आगे आने वाले 5 सालों में एक बहुत बड़ी मार्केट अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन की मार्केट बनकर के सामने आएगी। तो अपार्ट फ्रॉम गूगल और जी पे, Facebook own WhatsApp has also planning to enter into micro insurance and pension products। तो माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन प्रोडक्ट, लेंडिंग में भी अब WhatsApp आपको देखने को मिलेगा WhatsApp पे के फॉर्म में। Amazon Pay has already launched the Amazon Pay and later it will extend a virtual line of credit to all its eligible customers। तो सबको लेंडिंग अवेलेबल, लेंडिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कुछ एलिजिबल कस्टमर होंगे, प्राइम कस्टमर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री। तो उन्हीं कस्टमर को लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी भी अमेजॉन पे में आगे देखने को मिलेगी। तो चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, एवरी ई कॉमर्स कंपनी और एवरी डिजिटल कंपनी इज नाउ एक्सटेंडिंग देयर बिजनेस इनटू डिजिटल लेंडिंग मार्केट। और इससे इंडिया की फिलहाल अगर ग्लोबल की बात को ना करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट भी डिस्टर्बली अफेक्ट होने वाली है, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है वो सबसे पहले इम्पैक्ट होगा डिजिटल लेंडिंग मार्केट से। तो एनबीएफसीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गई, स्मॉल स्केल जो कंपनीज हो रहे, दे आर गोइंग टू अफेक्ट बाय द एंट्रेंस ऑफ द बिग टेक जियांट इनटू डिजिटल लेंडिंग मार्केट। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर
for disconnect between financial market and real sector growing RBI report. रिसेंटली RBI की जो 6 मंथली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट के बारे में हमने कई सारी न्यूज़ डिस्कस भी करी थी, बट जो मेजर फाइंडिंग या जो की फाइंडिंग्स थी वो पहले न्यूज़पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज की जो न्यूज़ है वो बेसिकली एक एडिटोरियल की तरह है, जिसे आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ की फाउंडिंग और द फाइंडिंग, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. थोड़ी सी टेक्निकल न्यूज़ है, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी. Initially, I was thinking to skip this news, but later I realized that this news is actually important you to really understand the growing economic disconnect between the financial market and the real sector growth. तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI की पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि NPA बढ़ने वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है आगे इंडस्ट्री में. तो ये सारी न्यूज़ जो हम पिछले न्यूज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, RBI is very much concerned about the growing disconnect between financial market and the real sector growth or the actual sector growth. Basically RBI ने ये पाया कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में कुछ फाइनेंशियल मार्केट के ऐसे सेगमेंट थे या फाइनेंशियल मार्केट में कुछ ऐसे सेगमेंट थे, दे वर ग्रोइंग सो फास्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इनटू द इकोनॉमी. इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से फाइनेंशियल मार्केट के कुछ ऐसे सेगमेंट थे जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे थे. और अगर हम उन सेगमेंट के रियल सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो रियल सेक्टर ग्रोथ और रियल ग्रोथ ऑफ दैट सेक्टर वाज आल्सो नॉट वेरी मच एप्रिशिएटिंग. And this particular situation may pose a further challenge for financial stability of the country. हालांकि रिसेंटली स्टिमुलस पैकेज, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक्स ने. उसकी वजह से भी जो फाइनेंशियल मार्केट रही है, शेयर मार्केट रही है, बेसिकली स्टॉक मार्केट रही है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा गया कोविड-19 का. अगर हम बात करें पिछले लास्ट एक महीने में तो सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 3000 पॉइंट से रेस किया है. इवन कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने, रेटिंग एजेंसीज ने, सेंट्रल बैंक्स ने जो एंटिसिपेशन किया था इकोनॉमी में, वो कॉन्ट्रैक्शन का एंटिसिपेशन किया था इन जीडीपी. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन इनटू जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, सेंसेक्स हैव सोन 3000 पॉइंट राइज इन पास्ट 1 मंथ. इट मीन्स कि जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो रियल सेक्टर ग्रोथ है, फाइनेंशियल मार्केट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द रियल सेक्टर ग्रोइंग एंड द फाइनेंशियल मार्केट, एंड देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजन फॉर इट. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन दैट एक्चुअली RBI इज indicating that the stimulus measure and the economic relief package announced by central bank or the government ने जो economic relief package जो RBI ने recently एक monetary policy adopt करी, उसकी वजह से भी investors के बीच में risk on के sentiments continuously switch off और switch on हो रहे थे, जिसकी वजह से financial market में बहुत ज़्यादा fluctuation देखने को मिला था. कभी suddenly financial market बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी, तो कभी बहुत ज़्यादा dip देखने को मिले थे. Even the growing tension between China and USA and the other geopolitical events were also hampering the financial market. But as per the RBI, this is one of the very big challenge. अगर आपकी इकोनॉमी की फाइनेंशियल मार्केट आपकी रियल सेक्टर ग्रोथ को डिपिक्ट नहीं कर रही तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ वरिंग. ऑल्दो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इंडिया को, मोर स्पेसिफिकली इंडिया को मेंशन नहीं किया गया है, बट एज पर द RBI द सिचुएशन इज नॉट वेरी मच डिफरेंट इन इंडियन मार्केट एज वेल. और ये सिर्फ इंडियन मार्केट का ही सिनेरियो नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट में भी इस तरह का डिसकनेक्शन देखा जा रहा है बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल सेक्टर ग्रोइंग. और इवन जो RBI के गवर्नर हैं उन्होंने भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को एम्फसाइज किया दैट द ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन द मूवमेंट इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल सेक्टर एक्टिविटी. इवन ऐसे सेगमेंट जिनके रियल, अगर हम उनके रियल सेक्टर ग्रोथ पर जाएं तो उनका रियल सेक्टर की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, इसके बावजूद भी उनका जो फाइनेंशियल मार्केट में जो सेगमेंट है दैट वर ग्रोइंग रैपिडली. तो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट भी कॉन्शियस है और RBI की FSR रिपोर्ट में भी इसको इंडिकेट किया गया है. इफ इट इज इंक्रीजिंग इट मीन्स इट इज गोइंग टू पोज अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन
इकोनॉमी। ऑल्दो एफएसआर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो फाइनेंशियल मार्केट रही है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। और उसी के बीच में अगर आपको याद हो तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुआ था उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने भी इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट के अगेंस्ट कुशन प्रोवाइड किया है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ या आप कह सकते हो स्टेबलाइज रही है ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन बिकॉज ऑफ द फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और जो रिसेंटली आरबीआई के जो मेजर्स रहे हैं वो भी इसी बात की तरफ रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को फ्रीज होने से बचाया जाए, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको स्ट्रेस की कंडीशन में ना आने दिया जाए, ऐसे पॉलिसी मेजर्स या एकोमोडेटिव पॉलिसी मेजर्स लिए जाएं जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, एनबीएफसीज हो गए हमारे या अदर जो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उन सब की जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, वो अनस्ट्रेस की कंडीशन में रहें, जिससे कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, जो हमारा फाइनेंस है, जो लाइफ ब्लड है इस फाइनेंशियल मार्केट का कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे। हालांकि रिसेंट आरबीआई और गवर्नमेंट का यही मोटिव रहा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज को लेकर के, जिसकी वजह से इंडिया की फाइनेंस मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा डीस्टेबलाइज नहीं हुई कोविड-19 की सिचुएशन में। बट ग्रोइंग सेंसेस और ग्रोइंग फाइनेंशियल मार्केट और किस सेगमेंट में फाइनेंशियल मार्केट का ग्रो करना, इट्स अ कॉशियस सिचुएशन कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में रियल जो एक ग्रोथ है वो कुछ भी नहीं है, बट उसके स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी astonishing condition even for expert as well as RBI। तो RBI का ये कहना है कि इस तरह की जो ग्रोइंग डिस्कनेक्ट है इससे हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज जो हैं ऑलरेडी जो लिमिटेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब सीधा ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल मार्केट रियल जीडीपी ग्रोथ या रियल सेक्टर ग्रोथ को डिपिक्ट नहीं करती। इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द certain external factor. It may be any news, it may be any stimulus, it may be any अनकंट्रोलेबल फैक्टर जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और उसका इम्पैक्ट एक्चुअली रियल सेक्टर पर उतना नहीं होता जितना कि स्टॉक प्राइसेज या फाइनेंशियल मार्केट में होता है। तो एज पर द आरबीआई दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हैज़ एक्सपोज द लिमिटेशन और द वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम इन द ग्लोबल मार्केट। बहुत सारे लूप होल्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम में और इस डिस्कनेक्ट ने उस लूप होल्स को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिया है एज पर द आरबीआई एफएसआर रिपोर्ट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। आदित्य पुरी सेल्स 95% ऑफ स्टेक इन एचडीएफसी बैंक्स फॉर 843 crore. So private sector lender HDFC Bank's managing director, that is MD Aditya Puri, has sold its 95% of shareholding in the bank valued at 842.7 crore. Puri held approximately 0.14% of stake, जिसमें से approximately 7.42 million के shares वो already जुलाई 21 और जुलाई 23 के बीच में सेल आउट कर चुके हैं। क्यों ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है या क्यों मैंने ये न्यूज़ ली? बेसिकली इस न्यूज़ में एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी आपसे किसी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाए। पुरी हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग एमडी ऑफ प्राइवेट बैंक इन इंडिया। तो आप ये याद रखेंगे आदित्य पुरी इज़ वन ऑफ द पर्सन दैट who has been the longest serving MD of any private bank in India। और अक्टूबर को वो अपने 70 की एज अचीव कर लेंगे, जो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं सीईओ में, जो प्राइवेट बैंक्स में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं सीईओज होते हैं, उनकी मैक्सिमम एज और कह सकते हैं आप रिटायरमेंट एज जिसको डिसाइड किया गया वो 70 ईयर्स डिसाइडेड है, जिसकी वजह से नाउ पुरी इज गोइंग टू लीव द एमडी पोस्ट एंड गोइंग टू सेल आउट इट्स ऑल स्टेक इनटू एचडीएफसी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। टोयोटा टू सून मेक हाइब्रिड इन इंडिया। So Toyota Kirloskar Motor Plant is going to start manufacturing hybrid system in India. So India की cost efficiency और cheap labor market को exploit करने के लिए जो hybrid कार का मॉडल आ रहा है उसकी cost को reduce करने के लिए Toyota Kirloskar Motor is now going to manufacture in India, and this is one of the very good news for the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आत्मनिर्भर मिशन। और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी टीकेएम ने मारुति सुजुकी से भी अलायंस किया है, जिसमें मारुति सुजुकी को भी सप्लाई जो सिस्टम है वो सप्लाई करेगा फॉर हाइब्रिड कार और हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड मीन्स बेसिकली ऐसा व्हीकल जो 2 और 2 से ज़्यादा पावर टाइप्स को यूज़ करता है। तो यहाँ पर इंडिया में इस तरह से कई आगे जो आप अगर पॉलिसीज़ देखेंगे तो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव हो आगे आने वाले टाइम में सारे जो डीजल और पेट्रोल की कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको रिमूव करके हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार में मूव करना है या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मूव करना है कि टोटली इंडिया के जो रोड्स हैं वहाँ से पेट्रोल डीजल वाले जो भी व्हीकल्स हैं वो ख़त्म हो जाए, हाइब्रिड और लेटर ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंडियन इकोनॉमी मूव कर जाए। तो हाइब्रिड ऐसे इंजन्स या ऐसे आप कह सकते हैं व्हीकल जो बेसिकली 2 पावर सोर्स पर काम करते हैं। तो रिसेंटली पहले अभी पेट्रोल और जो डीजल है उससे हाइब्रिड पे मूव करेगी का ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके बाद हाइब्रिड से टोटल इलेक्ट्रिक पर। So basically hybrid electric vehicle are powered by an internal combustion engine and an electric motor which use energy stored in battery। तो हाइब्रिड मतलब इसमें जिसमें पेट्रोल डीजल से भी वो कार चल सकती है, व्हीकल चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है। इट मीन्स द यूजर कैन स्विच बिटवीन 2 एज पर द अवेलेबिलिटी। तो उसी हाइब्रिड व्हीकल को अब टोयोटा इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करेगा। And this news is important. Why? Because under Atmanirbhar mission, and this is also important for the strategic alliances that TKM has formed with Maruti Suzuki in order to supply the system. This news is also important for employment generation and making India an export hub. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। इंडिया रेटिंग कट्स गो एयर डेट फ्लैग लिक्विडिटी issue. So India rating has downgraded the Go Air's debt and flagged the concern about the liquidity and has expected deterioration into the operating performance of Go Air into the financial year 21। तो Go Air की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है इंडिया रेटिंग ने। साइट क्या किया है रीज़न ये किया है कि लिक्विडिटी इशू बहुत ज़्यादा है Go Air में बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। सो ओवरऑल डेट इंक्रीज कर गया है Go Air का, और जो कैश और बैंक बैलेंस था वो आधे से भी कम रह गया, जिसकी वजह से इंडिया रेटिंग ने ये डाउनग्रेड किया है। हालांकि अगर हम बात करें एविएशन की तो डोमेस्टिक फर्म्स का जो ऑपरेशन था वो 2 महीने के बाद जो लॉकडाउन रहा यानी मई 25 से स्टार्ट हो गया। बट लेकिन अगर पैसेंजर ट्रैफिक की बात करी जाए, पैसेंजर डिमांड की बात करी जाए या ऑक्यूपेंसी की बात करी जाए, दैट इज स्टिल वेरी लो, इवन लेस देन 60%, जिसकी वजह से Go Air में ये लिक्विडिटी क्राइसिस जनरेट हो रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। वेदांता ग्रुप्स देन Z float JV to make mining products. So Vedanta Group is now going to have the joint venture in order to increase its business into mining products. So firms ties up with Minova, a unit of Australia Orica, to make 9 products for mining sector. And for that joint venture, company has invested around 250 crore for सेटिंग अप द फैसिलिटी इनटू भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में सबसे पहले ये फेज़ 1 में फैसिलिटी सेट होगी जिसके तहत 9 माइनिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। लेटर ऑन यही फेज़ 1 और फैसिलिटी कई अदर एरियाज़ में भी एक्सटेंड होगी बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट। और अप्रॉक्सीमेटली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले 2 सालों में जो रिवेन्यू जनरेशन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ का होगा। Vedanta is going to form the new joint venture in order to extend its mining product business. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate and Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. And please like, share and subscribe. Thank you.